बच्चों, अपन ने एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला चैप्टर शुरू किया था। वो चैप्टर अपना पूरा कंप्लीट हो गया। आज मुझसे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर करवा रही हूँ आपको। क्वेश्चन आंसर आपके एग्ज़ाम में जो आते हैं वो 3 तरह के आते हैं। एक तो वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस, दूसरा शॉर्ट क्वेश्चंस और तीसरा लॉन्ग क्वेश्चंस या ऐसे टाइप क्वेश्चंस। सबसे पहले शुरुआत में अपन लेते हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस। नंबर 1, इफ़ द वैल्यू ऑफ n इज़ 3 देन व्हाट आर द वैल्यूज़ ऑफ क्वांटम नंबर्स l, है ना। कि अगर n का मान आपके पास में 3 है तो जो क्वांटम नंबर l है उसके क्या क्या वैल्यूज़ होंगी, है ना। तो आपको पता है कि l की जो वैल्यूज़ होती है इट कैन हैव वैल्यूज़ 0 to n-1। ओके, तो यहाँ पर मैंने n की वैल्यू रख दी है 3। तो क्या वैल्यूज़ आ गई हमारे पास 0, 1 and 2, यानी l के जो मान हो सकते हैं वो होते हैं 0, 1 and 2। क्लियर है? क्यों? क्योंकि l इज़ रेंजेज फ्रॉम 0 to n-1। Okay, now the question number second is write de Broglie equation. What is de Broglie equation? de Broglie समीकरण होता है h लैम्डा इक्वल्स h अपॉन एम वी, है ना। लैम्डा इक्वल्स h अपॉन एम वी होता है, यानी कि जो तरंग दैर्ध्य होती है वो संवेग की व्युत्क्रमानुपाती होता है। एम वी क्या होता है? संवेग होता है, राइट। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। क्वेश्चन नंबर 3 शॉर्ट टाइप में आपका इस है कि विच सब शेल्स आर नॉट पॉसिबल इन द फॉलोइंग, कि इनमें से कौन सा जो कोश है वो संभव नहीं है। उपकोश 1p नहीं संभव है, तो आंसर में मैंने लिख दिया 1p। इसके अलावा आप देखिएगा 2p इज़ पॉसिबल, 2p तो पॉसिबल है ही है ना। इसके बाद में आप देखिए 3p इज़ ऑल्सो पॉसिबल, 3d पॉसिबल है ना। 2s भी पॉसिबल बता ही दिया था मैंने आपको, है ना। अब कौन सी 3f है? ये भी पॉसिबल नहीं है, 4g पॉसिबल नहीं है और 1p पॉसिबल नहीं है ना। और इसको डिटरमाइन करने का तरीका आप चाहो तो वही रख सकते हो, n-1 फॉर्मूला लगाओ, है ना। कि जैसे सपोज अगर मुझे कैलकुलेट करना है किसके लिए? 4g के लिए, है ना, या 3f के लिए कैलकुलेट करना है ना। तो 3f के लिए आप देखोगे 3-1 तो l की वैल्यू क्या आएगी? 2 आएगी, है ना। और अगर l की वैल्यू 2 है तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? d ऑर्बिटल हो सकती है। क्लियर है? बोलो, इसलिए ये संभव नहीं है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। अरेंज द सबशेल्स एस पी डी एफ इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर पेनिट्रेशन पावर, यानी एस पी डी एफ कक्षक को उनके बढ़ते हुए पेनिट्रेशन पावर के क्रम में जमाओ। कि किसकी पेनिट्रेशन पावर यानी भेदन क्षमता सबसे ज़्यादा है। आपको पता है कि जो एस ऑर्बिटल होती है वो स्फेरिकल होती है, वो गोलाकार होती है, वो न्यूक्लियस के एकदम करीब होती है ना। तो इसकी पेनिट्रेशन पावर सबसे ज़्यादा है। पी ऑर्बिटल दिशात्मक होती है तो उसकी पेनिट्रेशन पावर कम होती है, और यही रीज़न है कि एस की पेनिट्रेशन पावर सबसे ज़्यादा है, पी की उससे कम, एफ की और कम, और डी की उससे कम, और एफ की सबसे कम होती है, राइट। अब इसी तरह से शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में आप देखिएगा, गिव द नंबर ऑफ नोडल प्लेन्स फॉर पी एंड डी ऑर्बिटल्स। पी और डी ऑर्बिटल के लिए नोडल प्लेन की संख्या बताओ, है ना। तो आप देखिएगा पी ऑर्बिटल अगर आप लेते हैं तो आपको पता है पी का शेप कैसे होता है? इस तरह से होता है ना। इसका मतलब इसके अंदर एक ही नोडल प्लेन है। नोडल प्लेन का मतलब वह प्लेन जिसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना 0 हो, है ना। सपोज ये पी एक्स ऑर्बिटल है ना। तो हम क्या कहेंगे कि पी एक्स में तो ऑर्बिटल प्रेजेंट है, और ये पूरा का पूरा जो प्लेन लगाया मैंने वो किस डायरेक्शन में होगा? वाई और जेड डायरेक्शन में। तो वाई और जेड डायरेक्शन में एक नोडल प्लेन होगा, है ना। इसी तरह से अगर हम ऑर्बिटल लेंगे पी वाई तो क्या होगा? एक्स और जेड डायरेक्शन में होगा। इसी तरह से हमने जेड ऑर्बिटल ली पी जेड, तो एक्स और वाई डायरेक्शन में एक नोडल प्लेन होगा। क्लियर है? बोलो। नाउ कम टू द डी ऑर्बिटल, है ना। अगर आप देखोगे डी ऑर्बिटल को तो डी ऑर्बिटल का जो शेप होता है वो किस तरह से होता है? डी ऑर्बिटल का शेप होता है डबल डम्बेल लाइक होता है, इस तरह से यूं, है ना। तो आप यहाँ नोट करिएगा कि इसमें 2 नोडल प्लेन्स हैं इस तरह से, है ना। एक इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में। सपोज मैं दूसरी ऑर्बिटल ले रही हूँ इस तरह से, जो कि एक्सिस के अलॉन्ग ली है मैंने। अगर आप सपोज लेना चाहो एक्सिस के इन बिटवीन, वो भी ले लीजिए इस तरह से। तो भी आप देखेंगे 2 नोडल प्लेन है, एक इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में, है ना। तो जो डी कक्षक होती है उसमें 2 नोडल प्लेन्स होते हैं। नोडल प्लेन वो होते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल 0 होती है, राइट। सो दिस इज द 5th क्वेश्चन ऑफ शॉर्ट टाइप, वेरी शॉर्ट टाइप। नाउ वी कम टू द शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, यानी छोटे जो क्वेश्चंस होते हैं वो किस तरह से आएंगे। गिव द शेप ऑफ डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल का आकार बताइए।
है ना। तो हमें पता है कि डी ऑर्बिटल्स हमेशा कितनी होती है, 5 होती है। और उसको याद रखने का तरीका हमने क्या बताया था, हमें इसे 2 सेट में हम बांट लें। एक तो वो ऑर्बिटल जिनके लोब अक्षों के बीच में है, देखो ये एक्स एक्सिस, ये वाई, इसके बीच में लोब है, तो ये कौन सी होगी, डी एक्स वाई ऑर्बिटल, है ना। सपोज मैंने अब इसको वाई ले लिया, इसको जेड ले लिया, राइट, तो आप ये कौन सी ऑर्बिटल हो गई, डी वाई जेड। क्यों, क्योंकि इसके लोब वाई और जेड के बीच में है ना। सिमिलरली डी एक्स जेड या जेड एक्स के जो लोब्स होंगे वो जेड और एक्स एक्सिस के बीच में है। क्लियर है, बोलो। ये तो एक सेट हो गया जिसमें कि जो ऑर्बिटल्स हैं उसके लोब्स का है एक्सिस के बीच में है, राइट। नाउ द सेकंड सेट ऑफ ऑर्बिटल इज कि जिनके लोब अलोंग द एक्सिस हो, क्या हो, कि अक्षों के ऊपर हो। किस तरह से देखिएगा कि इसके लोब कहाँ हैं, अक्षों के ऊपर हैं। क्लियर है। इसी तरह से आप ये देखिए डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर ऑर्बिटल है, इसके लोब एक्स और वाई एक्सिस पे है। डी जेड स्क्वायर जो ऑर्बिटल है उसके लोब भी आप देखेंगे तो जेड एक्सिस के ऊपर है, राइट। तो इस तरह से डी ऑर्बिटल्स हमारे पास टोटल 5 हो गई है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टेट हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एंड स्टेट व्हाई इट इज वैलिड फॉर द स्मॉल पार्टिकल्स ओनली एंड नॉट फॉर द लार्ज ऑब्जेक्ट। कि हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत बताइए और ये बताइए कि क्यों यह है केवल बड़े जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं, छोटे पार्टिकल हैं, उसके ऊपर अप्लाई होते हैं और बड़े पार्टिकल के ऊपर इतना अप्लाई नहीं होता। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल मैंने बताया था कि डेल एक्स क्या है, स्थिति की अनिश्चितता है, डेल वी वेग की अनिश्चितता है, एम यहाँ पर मास है। तो आप यहाँ नोट करिएगा कि अगर एम की वैल्यू हम कम लेते हैं, नोट क्या बोला मैंने, कि अगर हम एम की वैल्यू कम लेते हैं यानी मास कम है, यानी माइक्रो पार्टिकल है जैसे इलेक्ट्रॉन, तो अनिश्चितता ज़्यादा होगी। बोलो ये बात आपको समझ में आई। इफ द वैल्यू ऑफ एम इज लेस देन द अनसर्टेनिटी विल बी मोर, है ना। जो अनिश्चितता होगी वो ज़्यादा होगी। और यही कारण है कि जो छोटे ऑब्जेक्ट है, स्मॉल पार्टिकल्स हैं जैसे कोई इलेक्ट्रॉन वगैरह हैं, तो उनमें अनिश्चितता ज़्यादा होती है और इसीलिए हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल उनके लिए ज़्यादा एप्लीकेबल है। लेकिन अगर इसके विरुद्ध मैं आपको बोलूँ लार्ज ऑब्जेक्ट, तो लार्ज ऑब्जेक्ट के केस में आप क्या देखेंगे कि एम की वैल्यू हो गई ज़्यादा, है ना। अगर एम की वैल्यू ज़्यादा तो डेल एक्स और डेल वी की वैल्यू कम, यानी कि अनिश्चितता कम हो गई। और इसीलिए ये मैक्रो जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि हमारा क्या है, पत्थर है, या जैसे कोई पेबल होता है, या बॉल होती है, फुटबॉल होती है, बुलेट होती है, इनके ऊपर ये इतना एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि जितना ज़्यादा मास होगा उतनी कम अनिश्चितता होगी। क्लियर है, बोलो। नाउ वी कम टू द अवर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8th, विच इज अ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। ओके, नाउ here you see the question is derive the Schrödinger wave equation, श्रोडिंगर तरंग समीकरण की व्युत्पत्ति करें। तो मैंने आपको आंसर में पूरा लिख दिया यहाँ पे कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या है, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई डेल वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर साई डेल जेड स्क्वायर इंटू ई माइनस वी साई इक्वल्स 0, है ना। इसका पूरा डिरिवेशन मैंने अपनी वीडियो में आपको करवाया था, आप उसे ध्यान से देखिएगा। हम ये अज्यूम करते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स विच इज मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस इज जस्ट लाइक अ स्ट्रिंग विच इज अटैच्ड विद 2 पॉइंट, है ना। और जिस तरह से उसमें स्टेशनरी वेव्स बनती है, उसमें अप्रगामी तरंगें बनती हैं, उसी तरह से जो इलेक्ट्रॉन है वो चारों तरफ एक वेव की तरह घूम रहा है न्यूक्लियस के। और इसी तरह स्टेशनरी वेव की इक्वेशन को हमने अप्लाई किया था और उससे हमने फाइनली ये डेरिवेशन निकाला था। तो आप प्लीज़ इसमें पूरा एक्सप्लेन करेंगे बिकॉज इट इज़ अ लॉन्ग क्वेश्चन, है ना। ये एक लंबा आपका जवाब है, तो आपको इसमें पूरा डेरिवेशन अच्छे से समझाना है, वो आप मेरी वीडियो में देख करके करिएगा। ओके, नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ लॉन्ग आंसर टाइप इज व्हाट इज रेडियल एंड एंगुलर वेव फंक्शन, कि त्रिज्यीय और कोणीय तरंग फलन क्या होता है, एंड ड्रॉ द रेडियल वेव फंक्शन कर्व्स फॉर 1s 2s 2p 3s 4f एंड 3p एंड 3d ऑर्बिटल। कि जो ये ऑर्बिटल्स हैं इनके लिए आप त्रिज्यीय तरंग फंक्शन जो कर्व होते हैं, वक्र हैं, वो बनाइए। ओके, तो सबसे पहले हमने ये पढ़ा था कि जो वेव फंक्शंस कर्व होते हैं उसमें 2 तरह के वेव फंक्शंस होते हैं। एक तो होता है रेडियल वेव फंक्शन r और दूसरा होता है एंगुलर वेव फंक्शन a। रेडियल वेव फंक्शन दूरी r पर निर्भर करता है, राइट, और ये 2 क्वांटम नंबर पर डिपेंड करता है, n और
एल के ऊपर, ओके। जबकि कोणीय जो तरंग फलन है यानी एंगुलर वेव फंक्शन है वो दो एंगल्स थीटा और फाई पर निर्भर करता है और दो क्वांटम नंबर एल और एम पर डिपेंड करता है। क्लियर है? तो ये तो था रेडियल और एंगुलर वेव फंक्शंस। नाउ वी कम टू द अवर नेक्स्ट स्लाइड। उसमें आप देखिएगा कि हम ये सारे वेव फंक्शन कर्व्स बनाएं। दीज आर नोन एज रेडियल वेव फंक्शंस कर्व। रेडियल वेव फंक्शंस कर्व हमारे हैं, रेडियल प्रोबेबिलिटी कर्व्स हैं। तो आप यहाँ देखिएगा कि हमने इसमें क्या करा है कि जो आर स्क्वायर है इसके अगेंस्ट में इसको किया है, इट इज़ बेटर टू कॉल इट रेडियल वेव फंक्शन कर्व्स या रेडियल प्रोबेबिलिटी कर्व्स कह सकते हैं हम इसको। क्या कह सकते हैं आप चाहे तो, इट इज़ अ बेटर वर्ड फॉर दिस, रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स, रेडियल प्रोबेबिलिटी कर्व्स है ना। इट इज़ बेटर टू से इट रेडियल प्रोबेबिलिटी कर्व रादर देन द वेव फंक्शन कर्व, ओके। रेडियल प्रोबेबिलिटी कर्व्स क्यों? क्योंकि हमने इसमें आर का स्क्वायर लिया। आप नेक्स्ट स्लाइड में देखिएगा कि हमने इसमें क्या करा है, आर का स्क्वायर लिया है। दीज कर्व्स आर प्लॉटेड इन बिटवीन पाई 4 पाई आर स्क्वायर इंटू कैपिटल आर, है ना। इसके बीच में हमने इसको बनाया है, राइट। कैपिटल आर स्क्वायर है यहाँ पर, ये इस तरह से 4 पाई आर स्क्वायर इंटू कैपिटल आर स्क्वायर वर्सेस आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से दूरी है। तो क्योंकि ये आर स्क्वायर है ना, इसलिए मैंने इसको बोला है प्रोबेबिलिटी कर्व्स, ओके। रेडियल प्रोबेबिलिटी कर्व्स हैं, ओके। तो 1s ऑर्बिटल के लिए आप देखिएगा कि न्यूक्लियस पे क्योंकि किसी भी जो शेल की थिकनेस होती है वो 0 होती है, इसलिए कर्व हमेशा 0 से शुरू होते हैं, मैक्सिमम पे जाते हैं फिर वापस 0 पे आते हैं। 2s के केस में आप देखिए कि हमें एक नोड मिल रहा है बीच में। नोड वो पॉइंट होता है जहाँ इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना 0 होती है। 2p अपनी तरह की पहली ऑर्बिटल है, इसलिए हमें एक भी नोड नहीं मिला। देन 3s ऑर्बिटल में आप देखिए नोड की संख्या 2 हो गई है, यहाँ पे 1 और 2। क्लियर है बोलो, है ना। इसी तरह से आप देखेंगे 4d और 3d ऑर्बिटल। 3d ऑर्बिटल में क्योंकि अपनी तरह की पहली ऑर्बिटल है, नोड की संख्या 0 होती है। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था नोड को कैलकुलेट करने का, क्या बताया था, n - 1 n - l - 1। इससे आप किसी में भी नोड की संख्या निकाल सकते हैं, है ना। जैसे सपोज कि अगर आपको 3D में निकालना है तो आप 3 रखिए यहाँ पे वैल्यू, है ना। और s के लिए l की वैल्यू 0 होती है, p के लिए 1 होती है, d के लिए 2 होती है। तो 3 - 2 - 1 कितना हो गया, 0। और इसीलिए 3D ऑर्बिटल में एक भी नोड नहीं है। 4f अपनी तरह की पहली ऑर्बिटल है, इसमें भी नोड 0 है। 3p ऑर्बिटल में देखेंगे तो देयर इज़ 1 नोड। क्लियर है? तो बस इन वेव फंक्शन कर्व में आपको ये बात जो ध्यान रखने की है वो यही है कि दीज आर प्रोबेबिलिटी कर्व्स। और आप यहाँ पे देखेंगे कि किसी भी जो शेल की थिकनेस है वो न्यूक्लियस पे 0 होती है, इसलिए कर्व हमेशा 0 से शुरू होंगे, है ना। तो आप यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा, ये दिस इज द रेडियल प्रोबेबिलिटी कर्व्स है, ओके। तो इस तरह से आप देखिए